हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जगजीत। आई एम हिस्ट्री टीचर। आज हम गुप्ताज के बारे में पढ़ेंगे। गुप्ताज, गुप्त एम्पायर, गुप्त साम्राज्य। ये एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के अंदर एक पार्ट है। एक बहुत बड़ा साम्राज्य रहा है गुप्त एम्पायर, और मौर्यंस के बाद में गुप्त राज्य का एक बहुत बड़ा नाम है। ये बेसिकली जो हमने स्टार्टिंग में जो महाजनपद पढ़े हैं, एक मगध राज्य जो है ये बड़ा पॉपुलर राज्य रहा है, जिसपे पहले नंद वंश का राज्य था, बाद में मौर्यंस का राज्य हुआ। इवन गुप्त एम्पायर भी जो है ये मगध के ऊपर एस्टैब्लिश हुआ, और मगध से बढ़ के काफ़ी और एरियाज को कवर अप किया गया। ये गुप्त एम्पायर जो है इसकी कुछ स्पेशलिटीज़ हैं, कुछ स्पेशल इसके जो नेम्स इसके साथ में जोड़े जाते हैं। इसको जो है गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है, गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है, भारतीय इतिहास का सुनहरी युग कहा जाता है। और इसमें ये माना जाता है कि मैक्सिमम जो डेवलपमेंट्स हैं, चाहे वो एजुकेशन की हैं, चाहे वो साइंस की हैं, चाहे वो लिटरेचर की हैं, चाहे वो अलग अलग जो हम मेडिसिन साइंसेस की कहते हैं, और इसमें जो न्यूमरोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा विकसित हुई गुप्त एम्पायर के दौरान। तो ये गुप्त राज्य जो है इसको सुनहरी काल जो कहा जाता है भारतीय सभ्यता का, उसके पीछे इनकी तरक्की, इनकी जो बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन और इनका बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम जो है, दैट प्लेज अ वेरी बिग रोल। तो ये गुप्त एम्पायर बेसिकली है क्या चीज़, किसने स्टार्ट किया इसको? ये एक व्यक्ति हैं श्रीगुप्त। श्रीगुप्त नाम का एक व्यक्ति जो बेसिकली एक फ्यूडल लॉर्ड था। फ्यूडल लॉर्ड हम किनको कहते हैं? फ्यूड वर्ड जो फ्रेंच भाषा से आया है, हिंदी में, संस्कृत में हम सामंत कहते हैं। सामंत वर्ड बना है साम से। साम मीन्स अ पीस ऑफ लैंड, जमीन का एक टुकड़ा। जैसे फ्यूडल लॉर्ड हम कहते हैं, फ्यूड से बना है। फ्यूड मीन्स अ पीस ऑफ लैंड। कई राजा क्या करते थे, अपने कुछ मंत्रियों को जमीन का कुछ इलाका दे देते थे और उनको तनख्वाह नहीं देते थे, वो ज़मीन की सारी मेंटेनेंस करते थे। मंत्री जो हैं वो खेती बाड़ी कराते थे, और जितना खर्चा आता था खेती बाड़ी का वो खर्चा रख के, और दूसरा अपनी तनख्वाह का पैसा रख के बाकी सारा पैसा सरकारी खजाने में जमा करा देते थे। तो वो जो ये ऐसे ज़मीन का टुकड़ा जिनको दिया है, साम दिया हुआ है, उन व्यक्तियों को सामंत कहा जाता था। वो लोग जो हैं इलाके से दूर होते थे, राजाओं से दूर होते थे, तो वहाँ रहने वाले लोग जो हैं इन्हीं व्यक्तियों को अपने राजा ही समझने लगते थे। इनका मेन काम क्या होता था, जो ज़मीन इनको दी गई है राजा के द्वारा, उसकी मेंटेनेंस कराना, उसकी खेती बाड़ी कराना, और वहाँ पे रहने वाले लोगों के झगड़ों का निपटारा करना, वहाँ के लोगों को फैसिलिटेट करना, उनकी कोई प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करना। तो एक तरह से छोटे राजा की तरह ये लोग जो हैं ये एग्जिस्ट करते थे। और कई बार क्या होता था कि ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, मेन राजा के मृत्यु के बाद में कई बार अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लेते थे और अपना एक नया राज्य स्थापित कर लेते थे। ऐसे ही श्रीगुप्त नाम का व्यक्ति था, जिसके पास में छोटा एक इलाका उसको मिला हुआ था। वो एक सामंत था, और ओरिजिनिंग पॉइंट ऑफ गुप्त एम्पायर, जहाँ से गुप्त एम्पायर स्टार्ट हुआ, वो एक बहुत ही पॉपुलर प्लेस है हिंदू इतिहास के अंदर, दैट इज प्रयाग। प्रयाग इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू रिवर्स, रिवर गंगा एंड रिवर यमुना। नदियां दो हैं हमारे देश की, बहुत प्रसिद्ध नदियां हैं गंगा और यमुना। इन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है प्रयाग, ये एक बहुत ही फेमस, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हिंदू धार्मिक जो हम बात करते हैं। तो ये प्रयाग से स्टार्टअप किया श्रीगुप्त ने। बट वो एक सिर्फ फ्यूडल लॉर्ड था, एक सामंत था, इतनी बड़ी सेना नहीं थी उसके पास में। सिर्फ उसने अपने आप को आज़ाद घोषित कर लिया और अपना छोटा सा राज्य स्थापित कर लिया। श्रीगुप्त, उसके नाम से गुप्त राज्य जो है ये स्टार्ट हो गया, पर एरिया इतना बड़ा नहीं उसका। अराउंड उसने 240 ACE आफ्टर द क्राइस्ट एरा, 240 ईस्वी में उसने ये स्टार्ट किया। और उसके बाद में उसका बेटा घटोत्कच ये राजा बना, पर इतना एरिया एक्सपैंड नहीं कर पाया क्योंकि अभी भी रिसोर्सेस कम है। तो घटोत्कच जो है 280 में वो राजा बने।
और उन्होंने थोड़े बहुत आसपास के इलाकों को जीता, छोटा थोड़ा बहुत एक्सपेंशन किया, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन वो नहीं कर पाए थे। और घटोत्कच जो है 319 ईस्वी तक वो राजा रहे। उनके बाद में उनका बेटा चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त वन भी हम इसको कहते हैं। ये 1 और 2 आप राजाओं के साथ में आपको कई बार देखने को मिलता होगा, चंद्रगुप्त 1, चंद्रगुप्त 2। ये क्या है कि अगर एक ही जनरेशन में या अगली जनरेशन में, जैसे एक व्यक्ति है चंद्रगुप्त, उसके बाद में उसके पोते का या उसके ग्रेट ग्रैंडसन का नाम दोबारा से चंद्रगुप्त रखा गया, तो डिफरेंशिएट करने के लिए हम 1, 2, 3 ऐसे लगा देते हैं। तो घटोत्कच जो है उनका बेटा था चंद्रगुप्त 1, चंद्रगुप्त पहला इसको हम हिंदी में कहते हैं। उनके समय तक रिसोर्सेस थोड़े बढ़ गए। दूसरा, जो चंद्रगुप्त खुद हैं वो भी बड़े एम्बिशियस थे, वो बहुत विलफुल थे, अपने आप में बहुत स्ट्रांग थे और अपने राज्य को बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने अपनी सेना को बढ़ाने के लिए बहुत काम किया, बहुत कोशिश किया कि मैं अपनी सेना एक बढ़िया बनाऊं, और उन्होंने काफ़ी हद तक सेना बढ़ाई अपनी। उस सेना के बल पे उन्होंने आसपास के बहुत से इलाकों को जीत लिया और एक बहुत बड़ा एम्पायर एस्टैब्लिश कर लिया। इस एम्पायर में एक प्रेस्टीज उन्होंने ऐड कर दिया चंद्रगुप्त 1 ने, चंद्रगुप्त पहला ने। क्या कि मगध जो है वो इलाका अब गुप्त राज्य का एक पार्ट बन गया। गुप्त जो राज्य है वो मगध के ऊपर भी आ गया, तो मतलब कि ये राज्य जो है एक बहुत बड़ा राज्य, बहुत बड़ा साम्राज्य बन गया, एम्पायर के रूप में पूर्ण तौर पर एस्टैब्लिश हो गया। जो चंद्रगुप्त 1 है, उन्होंने इतना ज़्यादा जो है वो प्रमोशंस किए, अलग अलग एस्पेक्ट्स को, लिटरेचर को इतना बढ़ावा दिया, बहुत बढ़िया बढ़िया राइटर्स थे उनके कोर्ट में, उनके दरबार में, पेंटिंग आर्ट फॉर्म्स को बहुत बढ़ावा दिया। इसके अलावा करेंसी भी जो है उन्होंने स्टार्ट कराई। करेंसी जो है एक राजा की प्रेस्टीज को बढ़ा देती है। किसी भी राजा के नाम के सिक्के चलना, राजा के द्वारा सिक्के शुरू करना, ये एक बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है कि ये राजा जो है ये बहुत शक्तिशाली होगा जिसने अपने नाम के सिक्के चला दिए। दूसरा एक ट्रेंड और था कि अपने नाम से इरा चला देना। इरा मीन्स के ईयर नया एक स्टार्ट कर देना। अगर हम आजकल का, जैसे हम आज तारीख देखते हैं कि ये 2020 हमारा चल रहा है, ईयर चल रहा है, तो ये हम क्राइस्ट इरा के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्रिश्चियंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ये एक ही उनका स्टैंडर्ड जो इरा है वो चल रहा है। बट भारत में क्या था कि जैसे कोई व्यक्ति राजा बना तो कई बारी वो अगर बहुत बढ़िया उसने कोई अचीवमेंट किया है तो उसके नाम से, उसकी उस स्पेशल डे से नया इरा स्टार्ट हो जाता था। अगर भारत का हम देसी कैलेंडर देखते हैं जिसके बिना पे हम ये सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या ये बाकी लगन जो है हम ये सारे डिसाइड करते हैं, वो शक इरा है, शक का इरा, जो कि कनिष्क नाम के राजा ने शुरू किया था। और ये चंद्रगुप्त जो हैं, इन्होंने भी एक गुप्त इरा जो है वो स्टार्ट किया था 319 ईस्वी में। और ये इरा स्टार्ट किया है, कॉइन्स उन्होंने स्ट्रक किए हैं अपने नेम के, तो ये बहुत जाहिर करते हैं इस चीज़ को कि वो एक बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस किंग रहे हैं। उनके समय पे जितना हमें जो मिलते हैं, रिसोर्सेज मिलते हैं, सोर्सेज मिलते हैं, उनसे देखने से ये पता चलता है कि आर्ट, लिटरेचर, साइंसेस, हर चीज़ की बहुत ग्रोथ होनी शुरू हो गई थी गुप्त एम्पायर के समय पे। एरिया भी बढ़ गया। इट मीन्स के चंद्रगुप्त जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया गुप्त एम्पायर को एम्पायर की शेप देने में। पहले ये एक छोटा सा राज्य था, कंप्लीट एम्पायर का रूप जो है वो चंद्रगुप्त ने दिया। उसके बाद में इनका बेटा समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त जो है उन्होंने और भी एरिया बढ़ा दिया। अपने पिता की मृत्यु के बाद में ये राजा बने। 335 में तकरीबन ये राजा बने हैं और 375 ईस्वी तक ये राजा रहे। तकरीबन 40 साल का समय है। और समुद्रगुप्त के बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने कभी भी बैठ के, मतलब ऐसे लेजरली अपना राज्य नहीं एंजॉय किया। जितना भी इनका समय रहा राजा के रूप में,
हमेशा ये लड़ाइयों में घिरे रहे। इन्होंने नॉर्थ इंडिया के 8 राजाओं को और दक्षिणी भारत के 12 राजाओं को हराया, कि मतलब बड़े बड़े राज्यों को हरा के और सारा का सारा जो है अपना एक बहुत ज़्यादा रेपुटेशन जो है इन्होंने कायम कर लिया। दक्षिणी भारत दूर पड़ता था इलाका, उसको मेंटेन करना, उसमें बहुत खर्चा आ सकता था, उसमें बहुत टाइम स्पेंड हो सकता था, इसलिए इन्होंने वो इलाके जीत के उन्हीं राजाओं को वापस कर दिए, पर उनसे ईयरली ट्रिब्यूट लेना शुरू कर दिया कि सालाना आप हमें इतना टैक्स दोगे, नहीं तो आपके ऊपर दोबारा से हमला करके आपका सारा राज्य हम अपने राज्य में शामिल कर लेंगे। तो वो इनके ट्रिब्यूटरीज बन गए वो राजा जो हैं साउथ इंडिया के। तो जो इतना ज़्यादा प्रेस्टीज हासिल किया समुद्रगुप्त ने, इसीलिए इनका कंपैरिजन वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर हम करते हैं तो नेपोलियन के साथ में करते हैं। इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है कि जितना समय ये रहे हैं हमेशा लड़ाइयों में घिरे रहे। और इसके अगर हम कंपैरिजन करते हैं नेपोलियन के साथ में, तो नेपोलियन से कहीं बढ़िया इनका कैरेक्टर माना जाता है, क्योंकि नेपोलियन तो वाटरलू की लड़ाई में हारा और भी कई बार उसको जो है हारों का सामना करना पड़ा, बट जो समुद्रगुप्त है उसने कभी भी हार नहीं उसकी हुई है। तो उसके अलावा जो समुद्रगुप्त है वो राजा ही पैदा हुआ, राजा ही मरा, बट जो नेपोलियन है वो एक गरीब परिवार में पैदा हुआ और जब उसका लास्ट समय था तब भी वो एक गरीबी की बुरी हालत में वो उसने टाइम स्पेंड किया। बट जो नेपोलियन की जो सक्सेस है, अचीवमेंट है, वो हम अगर देखें तो समुद्रगुप्त जो है ही हैज़ इक्वली कंट्रीब्यूशन इन दी अचीवमेंट्स इन दी सक्सेस ऑफ गुप्त एम्पायर। तो समुद्रगुप्त के बाद में उनका बेटा रामगुप्त ये राजा बना बहुत थोड़े समय के लिए, और उसके बाद में रामगुप्त का छोटा भाई मतलब समुद्रगुप्त का छोटा बेटा चंद्रगुप्त दूसरा, चंद्रगुप्त दूसरा, या इसको एक नाम और दिया जाता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ये बहुत बड़ी उपाधि मिली थी इनको। तो ये चंद्रगुप्त दूसरा ये समुद्रगुप्त का छोटा बेटा था, जिसके समय पे गुप्त एम्पायर जो है अपनी सक्सेस के लिए, अपनी अचीवमेंट के लिए फुल स्विंग पे था, पूर्ण क्लाइमैक्स पे अगर हम कहें कि बहुत ज़्यादा बढ़िया सफलता के जो एक चैनल पे सेट हुआ था गुप्त एम्पायर, वो चंद्रगुप्त दूसरा के समय पे हुआ। और चंद्रगुप्त दूसरा जो है उसका नाम दूर दूर के इलाकों तक भी जो है वो प्रचलित हो गया था। उसने काफ़ी हद तक जो इलाके उसके पिता के द्वारा, इसके दादा के द्वारा जो नहीं जीते गए थे, वो सारे के सारे इलाके जो हैं उसने जीत के वो अपने इलाके के अंदर उसने शामिल किए। जितना बड़ा इलाका था उतनी ज़्यादा ज़मीन थी, जितनी ज़्यादा ज़मीन थी उतना ज़्यादा रेवेन्यू, उतने ज़्यादा टैक्सेस आ रहे थे, जितने टैक्सेस कलेक्ट हो रहा है, रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, उतनी इनकम बढ़ रही थी। और इनकम बढ़ने से क्या हो गया, इन्होंने उस इनकम को इन्वेस्ट किया, अलग अलग बिल्डिंग्स बनवाई और अलग अलग जो है इलाकों में ज़्यादा इन्होंने जो है वो अपना जो लोगों को फैलाया। इवन इन्होंने धार्मिक कामों में बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्रीब्यूशन दिया, बड़े बड़े मंदिर बनवाए गए और लिटरेचर का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। एजुकेशन में स्पेशल कंट्रीब्यूशन फॉर मैथमेटिक्स, फॉर ये जो हम आजकल सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की बात करते हैं, ये भी गुप्त एम्पायर के टाइम पे इस्टेब्लिश हुआ। इवन आर्यभट्ट जो है हम उसकी बात करते हैं, जीरो और पाई का सिद्धांत, वो भी गुप्त एम्पायर के समय पे जो है माना जाता है। तो ये इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट, और जो ये कवि कालिदास ये भी गुप्त एम्पायर के समय पे हुए हैं। उनके इतने इतने बढ़िया बढ़िया उन्होंने इतना लिटरेचर लिखा है, विक्रम उर्वशी, ये ऋतु संहार, ये कितने पॉपुलर हैं हिंदी साहित्य में, संस्कृत साहित्य में। तो ये सारा का सारा डेवलपमेंट जो है गुप्त एम्पायर के दौरान हुआ। और गुप्त राज्य में ये भी कहा जाता है कि गुप्त राज्य के दौरान बहुत से सिक्के जो है चलाए गए, बट उनकी खासियत क्या थी, सिक्के तो बहुत से राजाओं ने चलाए, बट मैक्सिमम कॉइन्स जो गुप्त राज्य के दौरान चलाए गए वो गोल्ड में थे, सोने में बनवाए गए। सोना महंगा मेटल है और जो व्यक्ति सोने के सिक्के जारी कराएगा मतलब वो अमीर आदमी है, वो अमीर राज्य है। तो ये इन सब चीज़ों की वजह से गुप्त राज्य अपनी सक्सेस, अपनी अचीवमेंट्स के लिए, सफलताओं के लिए हर जगह पॉपुलर था, और इसीलिए इसको भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री।
Then we come to the society and economy of Punjab, of India during the Gupta Empire. अब ये गुप्त राज्य जो है ये बढ़ रहा है, काफ़ी आगे बढ़ा है, बहुत इस्टेब्लिश्ड, बहुत रिच एम्पायर है, बहुत डेवलप्ड है और बहुत ज़्यादा जो है इनके पास रिसोर्सेस हैं। जो सोशल सिस्टम के लिए कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है फैमिली। फैमिली, अगर हम गुप्त राज्य के दौरान फैमिली सिस्टम को देखें तो फैमिली वाज जॉइंट फैमिली सिस्टम। जॉइंट फैमिली जिसमें एक हस्बैंड वाइफ हैं, उनके बच्चे हैं, आगे उनके भी बच्चे हैं, बहुत बड़े बड़े परिवार जो हैं एक ही घर के अंदर रहते हैं और जॉइंट डिसीजंस लिए जाते हैं, जॉइंट फूड बनता है। इसके अलावा जो ज़मीन है वो भी जॉइंट है, जायदाद इकट्ठी है सबकी, तो खर्चा जो भी करना है सबकी सलाह मशवरे से होगा। देन दी वुमेन पोजीशन ऑफ वुमेन, उसमें परिवार से अगर हम चलते हैं, फैमिली तो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, बट द हायर डेजिग्नेशन, उच्च ओहदा जो अगर फैमिली में है तो वो घर के सबसे बड़े मेल मेंबर का है। कोई भी अधिकार जो है, डिसीजन मेकिंग का अधिकार या बाइंग एंड सेलिंग का अधिकार जो है वो घर के बड़े मेल मेंबर के हाथ में होगा। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद में, चाहे कोई एल्डरली लेडीज हैं घर के अंदर, बट दे विल नॉट बी गिवन द चांस ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द हाउस। घर में नेक्स्ट जो सुपरवाइजर आएगा, नेक्स्ट जो ओहदा मिलेगा, वो मिलेगा अगले मेल मेंबर को जो उम्र में बड़ा है। तो मीन्स मेल डोमिनेंस है, फीमेल की पोजीशन जो है वो डाउन जा रही है, अच्छी पोजीशन नहीं है। देन जो विमेन है उनकी पढ़ाई की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्योंकि जितने भी हमें ग्रंथ मिलते हैं गुप्त एम्पायर के समय पे, ज़्यादातर उनमें जो नाम मिलते हैं वो मेल मेंबर्स के मिलते हैं, फीमेल के नहीं है। इट मीन्स फीमेल पढ़ी लिखी नहीं है। इसके अलावा जो हम बातचीत करते हैं कि विमेन का जो आगमन है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। हाँ, पर अभी तक भी हमारे देश में सती प्रथा नहीं थी, पर्दा प्रथा नहीं थी, औरतों को मारने की प्रथा नहीं थी, फीमेल इन्फेंटिसाइड का कोई भी ऐसा चीज़ जो है वो नहीं था। वो काफ़ी लेटर स्टेज पे जाके जो है वो शुरू हुआ कि गुप्त एम्पायर में विमेन की कंडीशन, नो डाउट इन कंपैरिजन टू मैन इट वाज नॉट गुड, बट द इविल सिस्टम्स, इविल कस्टम्स लाइक सती प्रथा, पर्दा प्रथा, फीमेल इन्फेंटिसाइड, वो अभी तक नहीं थे ऐसा। तो उसके बाद में हम फूड एंड ड्रिंक्स की बात करते हैं, खाना पीना जिसको हम कहते हैं, या अगर हम कास्ट सिस्टम की बात करते हैं, कास्ट सिस्टम में 4 जातियों के अंदर समाज जो है वो पूर्ण रूप में बढ़ चुका था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, ये माना जाता है कि ब्रह्मा वॉज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, धरती का जो रचयिता है वो ब्रह्मा है। और जो अगर हम कॉमन मैन या कॉमन जो पर्सन के बारे में बात करते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम किस चीज़ को देते हैं? फेस को या मुंह को। मुंह, और जो मुंह सुंदर है, मुंह अच्छा है, मुंह को हम ज़्यादा जो है वो टेंडेंसी रखते हैं कि इसको साफ रखें, बढ़िया रखें, सजा के रखें। तो ये मुंह से कौन निकले हैं? ब्राह्मण। दूसरे नंबर पे बाजू हमारी स्ट्रेंथ को दिखाती हैं, हमारी हम लड़ सकते हैं, हमारी शक्ति जो है हमारी बाजू के साथ में मेजर की जाती है। तो क्षत्रिय जो है वो ब्रह्मा की बाजू से बने हैं। देन द लेग्स हमारा सारा वेट उठाती हैं, हम ज़मीन पर कहीं चलते हैं या हमें मूवमेंट कोई करना है तो हमारी टांगें जो है वो पूरी मजबूत होनी चाहिए, तो वो हमारा वेट उठाएंगे। तो ये हमारी इकोनॉमी जो है वो डिपेंड करती थी वैश्य जाति के लोगों पे, जो अलग अलग इलाकों में जाके व्यापार करते थे। तो वैश्य जाति के लोग ब्रह्मा की टांगों में से निकले हुए माने जाते हैं। और पैर, जिसको हम लीस्ट बॉदर करते हैं, पैर कीचड़ में जाना है, कहीं भी जाना है तो फटाफट से पैर डाल देते हैं लोग, या पैर के लिए इतना हम ध्यान नहीं करते हैं जितना मुंह का श्रृंगार करते हैं, पैरों का नहीं करते हैं। तो पैरों में से कौन निकले हैं? शूद्र जाति के लोग। इन तीनों की सेवा करने के लिए, तीनों जातियों की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जाति के लोगों की सेवा करने के लिए जो शूद्र जाति के लोग वो बनाए गए हैं।
या ये कह लीजिए कि पैर जो हैं उनके ऊपर सारे शरीर का बोझ आता है। तो जो शूद्र जाति के लोग हैं वो सबसे जो है वो लास्ट में उनका नंबर आता था। तो 4 जातियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये पूरा जो है एक समाज का पार्ट बन चुका था। किसी ने शादी ब्याह करना है या घर में कोई दावत करनी है तो खास ध्यान रखा जाता था कि अपनी ही जाति के लोगों को बुलाया जाए। इंटरकास्ट मैरिजेस एक क्राइम की तरह देखी जाती थी। अगर कोई लड़का लड़की अपनी पसंद से शादी कराते हैं या इवन पेरेंट्स भी अपनी लड़की की शादी किसी दूसरी जाति में करते थे तो वो बहुत बुरा माना जाता था, पनिशमेंट भी दी जाती थी ऐसे केसों में। तो इसके अलावा अगर हम फूड एंड ड्रिंक्स की बात करते हैं तो जो 3 जातियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनमें ये माना जाता था कि लेटर वैदिक पीरियड से ये 3 जातियां जो हैं इनमें ज़्यादातर वेजिटेरियन फूड जो है वो खाया जाएगा। नॉन वेजिटेरियन फूड जो है वो अच्छा नहीं समझा जाएगा। वो ज़्यादातर कौन खाएंगे? शूद्र जाति के लोग। और अब इतना भी हो गया था कि जो जाति प्रथा इतनी ज़्यादा फिक्स अप हो गई थी कि सिटी जो है वो वॉल्ड होते थे। वॉल्ड सिटी के अंदर कौन रहेंगे? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जाति के लोग। और वॉल्ड सिटी के बाहर कौन रहेंगे? शूद्र जाति के लोग। अगर उन्होंने सिटी के अंदर आना है, क्यों आना है? क्योंकि इन लोगों के घरों की सफाई करना है, इनके घरों का कूड़ा उठाना है, मुर्दे उठाने हैं, मरे हुए जानवरों को उठा के लेके जाना है, ये सारे काम शूद्र करेंगे। और सिटी के अंदर एंटर करने से पहले ये घंटा बजाएंगे तो लोग सुन लेंगे, अपने घरों के अंदर चले जाएंगे ताकि वो इनकी शक्ल देख के अपने आप को ये ना महसूस करे कि हम भ्रष्ट हो गए। तो ये लोग आएंगे, अपना काम वाम करेंगे और चले जाएंगे। तो इस हद तक जाति प्रथा जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। इसके अलावा आश्रम सिस्टम जो है वो ओरिजिनेट हो गया था। इवन मौर्यन एम्पायर के दौरान भी ये चल पड़ा था, बट गुप्त एम्पायर के समय पे आश्रम सिस्टम जो है वो बहुत कॉमनली इसको माना जाता था। आश्रम क्या है कि हर एक इंसान की एक लाइफ, एवरेज लाइफ 100 ईयर्स की मानते थे। एवरी मैन, जनरली मैन, क्योंकि बाहर निकलना है, कोई भी काम है तो मैन के साथ में रिलेट किया जाता था। तो 4 भागों में इंसान की जिंदगी को बांटते थे, एवरेज 100 ईयर्स लगा के। पहले 1 साल से लेके 25 साल तक की उम्र जो है वो पढ़ाई में, बचपने में पढ़ाई में, अपनी सेटलमेंट में लगाएगा। इसके बाद में 26 साल से लेके 50 साल तक की उम्र में उसकी शादी होंगी, उसके बच्चे होंगे, थोड़ा बहुत बच्चों का सेटलमेंट होगा और ये गृहस्थाश्रम कहलाएगा। उसके बाद में 51 साल की उम्र से लेके 75 साल तक की उम्र, इसमें क्या है, बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों के भी बच्चे आगे हो गए हैं, थोड़ा उनका सेटलमेंट जो बनाना था वो बन चुका है। तो ऐसे में ये व्यक्ति जो है कभी घर पे रहेंगे, कभी बाहर चले जाएंगे, कभी आ जाएंगे, कभी चले जाएंगे। धीरे धीरे घर को, मतलब जो है वो घर से अपना टच जो है वो कम करने लग जाएंगे। इसको कहा जाता था वानप्रस्थ आश्रम। और 76 ईयर्स से लेके 100 ईयर्स तक ये जो है, इस समय पे व्यक्ति अपना घर बार पूर्ण रूप में त्याग देगा। फैमिली के साथ में कोई अटैचमेंट्स नहीं रहेंगे। ये बाहर निकलेंगे घर से और जंगलों में कोई तपस्या करेंगे या कोई साधना करने लग जाएंगे। ये जो टाइम पीरियड है इसको संन्यास आश्रम कहा जाता है। तो ये 4 आश्रम जो हैं ये व्यक्ति की लाइफ के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो माने जाते थे। इसके अलावा ड्रेसेस एंड ऑर्नामेंट्स, जो विमेन है वो घाघरा चोली पहनती थी, आदमी जो है वो धोती कुर्ता पहनते थे। और आदमी और औरतें दोनों ही कई तरह के गहने पहनते थे, बट अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। कैपेसिटी के पैसा कितना है, अगर अमीर हैं तो गोल्ड, थोड़े कम अमीर हैं तो चांदी, पर अगर गरीब हैं तो मिक्स मेटल्स या मोतियों के। पर गहने पहनना हर एक व्यक्ति के अंदर ट्रेंड था। इसके अलावा कपड़ों में भी जो ज़्यादा अमीर लोग हैं वो सिल्क के कपड़े पहनते थे, गरीब लोग जो हैं या कॉमन लोग जो हैं वो कॉटन क्लोथ्स पहनते थे। और वूलन क्लोथ्स, जैसे सर्दी गर्मी के अकॉर्डिंग जो है वूलन, सिल्क, कॉटन क्लोथ्स जो हैं वो ऐसे पहने जाते थे। इसके अलावा सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के साधन,
इसमें आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स। इंडोर गेम्स में जैसे हम शतरंज की बात करते हैं, ऐसी कई बैठ के खेलने वाली गेम्स होती थी, कई तरह के खिलौने मिले हैं जिससे बच्चे खेलते होंगे। आउटडोर गेम्स में रथों की दौड़ कराना, घोड़ों की दौड़ कराना या जानवरों की लड़ाइयाँ कराना, ये ऐसी गेम्स चलती थी। सो दिस इज ऑल अबाउट द सोशल सिस्टम ड्यूरिंग गुप्त एम्पायर। इकोनॉमी ड्यूरिंग द गुप्त एम्पायर। इकोनॉमी किसी व्यक्ति की भी है, किसी घर की भी है, किसी देश की भी है, किसी राज्य की भी है। इकोनॉमी क्या है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, खर्चा कहाँ पे हो रहा है। अगर पैसा ज्यादा आ रहा है, खर्चा कम हो रहा है, तो गुड इकोनॉमी, मतलब प्रॉफिट में जा रहा है। अगर इनकम कम आ रही है, खर्चा ज्यादा हो रहा है, कर्जा लेना पड़ रहा है, तो बैड इकोनॉमी, पुअर इकोनॉमी, गरीब हैं। तो ये चीज़ें जो है इकोनॉमिक लाइफ को प्रभावित करती हैं। गुप्त एम्पायर जो है ये एक बहुत बढ़िया इकोनॉमिक कंडीशन रखता था ये एम्पायर। तो उसमें इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए भी हम कुछ कॉमन पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इज मेन ऑक्यूपेशन, मुख्य काम धंधा, वो था खेती बाड़ी। एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द गुप्त एम्पायर, जिसमें लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाते थे और उनका गुजारा जो है वो बहुत बढ़िया ढंग से चलता था। देन अदर ऑक्यूपेशंस वर कैटल रेयरिंग एंड डेयरी फार्मिंग। ये कैटल रेयरिंग, डेयरी फार्मिंग, दे आर वेरी मच रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के साथ साथ में जो जानवर काम आते थे, और वो ज़्यादातर जानवर जो हैं वो डेयरी फार्मिंग के लिए भी काम आते थे। इसके अलावा ट्रेड एंड कॉमर्स, वाणिज्य और व्यापार। ये वाणिज्य व्यापार क्या है कि जो लोग हैं ट्रेडिंग करते थे, एक जगह से सामान दूसरी जगह ले जाकर बेचते थे, या कोई चीज़ बनवाकर उसको अलग जगह पे बेच देना। ये ट्रेडिंग था तो ज़रूर, पर पहले कम था, फिर चंद्रगुप्त दूसरे के समय पे ये काफ़ी बढ़ गया था। व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ट्रेड एंड कॉमर्स वॉज एस्टैब्लिश्ड अलॉट, क्योंकि गुप्त एम्पायर के सिक्के भी जो हैं अलग अलग इलाकों में मिले हैं, जो ये बताते हैं कि गुप्त राज्य का व्यापार जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था। इसके अलावा इंडस्ट्री जिसको हम उद्योग कहते हैं, उद्योग था, इंडस्ट्री वॉज देयर, बट हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट हाथ से काम करने का जो चीज़ है वो ज़्यादा चलता था। हैंडमेड प्रोडक्शंस जो है वो ज़्यादा होती थी। मशीनें, मैकेनाइज्ड, हायर एड जो इंडस्ट्री, वो चीज़ नहीं थी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या हम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है वो कह सकते थे। इसके अलावा करेंसी के नाम पे गुप्त राज्य के दौरान बहुत से सिक्के चलाए गए। काफ़ी हद तक सिक्के सोने के थे और ये सिक्के कई इलाकों में मिले हैं। दैट शोज़ के गुप्त राज्य जो है इनका ट्रेड काफ़ी डेवलप था, और इनके गोल्ड के कॉइन्स जो ये बताते हैं, ये जताते हैं कि ये एक अमीर सिविलाइजेशन थी, इकोनॉमिकली ये एक रिच सिविलाइजेशन थी। सो दिस इज ऑल अबाउट द सोसाइटी एंड इकोनॉमी या सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम ड्यूरिंग गुप्त एम्पायर। थैंक यू।